हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अगर मैं बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और ये ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है मास्टर कैडर के अंदर। तो मास्टर कैडर का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। क्वेश्चन इसमें ईजी होते हैं, बट जो आपको मेन एक पॉइंट होता है इस चैप्टर का वो होता है वांट ऑफ फैक्टर, जो 11th-12th में जनरली थोड़ा सा छोटा सा पढ़ा दिया जाता है और एंड पे बिल्कुल, बट इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे वांट ऑफ फैक्टर को। बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके मास्टर कैडर एंड लेक्चरर कैडर के अंदर, उसमें वांट ऑफ फैक्टर का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो हम वांट ऑफ फैक्टर को शुरू से ही स्टडी करके चलेंगे, बिल्कुल लास्ट पे नहीं स्टडी करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, जो हम क्वेश्चंस हैं उनको साथ ही साथ कवर करते रहेंगे। अगर हम बात करें सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, आपको जो एक टॉपिक आना चाहिए अच्छे से, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। जिसको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती हैं तो उसका काफ़ी सारा मतलब 30 to 40% चैप्टर तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक, सबसे पहले हमने डिस्कस की थी परसेंटेज W/W, जिसको हम बोलते थे परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसको सिंपली हम क्या बोलते थे, परसेंटेज बाय वेट। तो इसका क्या मतलब था, वेट ऑफ सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये भी हम ग्राम के अंदर लेते थे और ये भी ग्राम के अंदर लेते थे इंटू 100। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर लेते थे हम वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, नीचे लेते थे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम डिस्कस की थी परसेंटेज V/V, जिसको हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊपर लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml के अंदर और नीचे लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को डिस्कस किया था। मोलैरिटी का क्या मतलब था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या लेते थे हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम लेते थे इन लीटर्स के अंदर। उसके अलावा हमने मोलैलिटी पढ़ी थी। मोलैलिटी का क्या मतलब था, ऊपर लेते थे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे लेते थे मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसके अंदर, केजी के अंदर। जी हमने पढ़ी थी मोलैलिटी। उसके अलावा दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म और हमने पढ़ी थी, एक थी मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब था हमारे पास, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, सपोज A एंड B दो कंपोनेंट्स हैं, अगर A के मोल्स हैं Na एंड B के मोल्स हैं Nb, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके इक्वल था, Na ओवर Na प्लस Nb। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करें, वो किसके इक्वल था, मोल्स ऑफ B ओवर टोटल मोल्स। और मैंने वहाँ पे आपको एक रिलेशन बताया था कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम कितना होता है, 1 होता है। अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम दैट इज XA प्लस XB कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर तीन कंपोनेंट्स होते, तीनों का सम क्या होता, मोल फ्रैक्शन का 1 के इक्वल आ जाता। तो ये बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल के अंदर वहाँ पे करवा रखी है। जिन स्टूडेंट्स ने कवर नहीं किया है वो पहले वहाँ पे जाओ। ठीक है, वीडियोस जो आपके लास्ट 3 वीडियोस हैं, जो आपके लास्ट 3 वीडियोस हैं हमारे पास इसके मोल कॉन्सेप्ट के, वहाँ पे आप इन कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर कर सकते हो। उसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और जो जो नई नई चीज़ें आएंगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन का मीनिंग होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने NaCl डाल दिया। ठीक है, वाटर के अंदर मैंने NaCl डाल दिया, जो सोल्यूशन बनेगा अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें NaCl है या नहीं है। तो एक तरह से कंप्लीटली क्या बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, जिसमें हमें दिखाई नहीं दे रही कि दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब इस तरह के सोल्यूशन जिसमें हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशंस। फिर दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक हो गया अपन हमारे पास NaCl और एक हो गया वाटर।
तो इस तरह के सोल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। और बाइनरी सोल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है ना। जब होमोजेनियस मिक्सचर बनता है मतलब दो कंपोनेंट्स हमें एक ही दिखाई देते हैं बाद में आफ्टर सोल्यूशन, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन। मतलब अब हमें जो सोल्यूट है वो दिखाई नहीं दे रहा। उसके अलावा हमारे पास सस्पेंशन होते हैं एंड कोलोइडल सोल्यूशन होते हैं, वो सब हमारा सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट होता है, वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो बाइनरी सोल्यूशन के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हम देख चुके हैं। सोल्यूट जनरली किस में, लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है ये लार्ज अमाउंट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिटेल्ड डिस्कशन हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कर चुके हैं। अब देखो हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को ही डिस्कस करना है। बट अगर आपसे पूछ ले टर्नरी सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, अगर आपसे पूछ ले टर्नरी सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, टर्नरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सोल्यूट क्या होंगे, दो होंगे, सोल्यूट 1 प्लस सोल्यूट 2, और किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। मतलब सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, सोल्यूट का नंबर कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। बाइनरी सोल्यूशन में एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, टर्नरी सोल्यूशन के अंदर दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट, उसके अलावा सो ऑन ऐसा हम देख सकते हैं। बट हमने जो मेन फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है, बाइनरी सोल्यूशन के ऊपर करना है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक को हम बोलते हैं सोल्यूट एंड दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है ना। अब मैं दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो मैंने आपको वहाँ पे नहीं कवर की थी यहाँ पे कवर करता हूँ। पहली होती है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लेना होता हमारे पास। स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट को किस में लेना है, ग्राम के अंदर, ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लेने हैं हमने लीटर के अंदर। तो हमारे पास स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम पर लीटर। ठीक है, किसी एग्जाम में ग्राम पर लीटर आपसे यूनिट पूछ ली थी स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसके अंदर लेना है, लीटर के अंदर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एक पेपर के अंदर ये पूछी जा चुकी है। उसके बाद एक जो कंसंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस करनी है, नंबर ऑफ पीपीएम, नंबर ऑफ पीपीएम। तो पीपीएम का क्या मतलब होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, मतलब 10⁶। तो नंबर ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, नंबर ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम के अंदर लेना है आपको, ओवर वेट ऑफ सोल्यूशन, ये भी हमने ग्राम के अंदर लेना है, इंटू 10⁶। जब हम परसेंटेज वेट बाय वेट देखते थे वो 100 से देखते थे, तो इंटू 100 करते थे। जब हमने नंबर ऑफ पीपीएम देखना है, मतलब 1 मिलियन से देखना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। बेसिकली ये क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट ही होता है, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि परसेंटेज निकालते थे। बट यहाँ पे हमने पीपीएम के अंदर निकालना है, तो 10⁶ से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमारा जो टॉपिक बनता है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, पहले वो समझो। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और यहीं से मैं ओरिजिनेट करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ वांटो फैक्टर। जैसे मेरे पास NaCl है, सपोज मैं NaCl की कोई प्रॉपर्टी मेजर कर रहा हूँ, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज NaCl का मैंने 1 मोल लिया, अब इसको पानी के अंदर डाला मैंने, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन बनाया,
क्योंकि हमें सोल्यूशन तो बनानी है। तो ये डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर Na+ एंड Cl-। और Na+ का भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल, और इसका भी क्या बनेगा, 1 मोल। अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें, मतलब जब हमने सोल्यूशन बनाया तो हमारे पास सोल्यूशन के पास एक्चुअल में कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स हो गए। सोल्यूशन में एक्चुअल में कितने हो गए हमारे पास, 2 मोल्स हो गए। बट हमने डाला कितना था NaCl, 1 मोल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी आएगी किसके हिसाब से, 1 मोल के हिसाब से। बट जो हमारा आंसर आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, 2 मोल के हिसाब से आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे वॉन्टो फैक्टर का कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है ना। वॉन्टो फैक्टर बेसिकली बताता है कि कितने हमारे पास एक्चुअल में पार्टिकल से जो पार्टिसिपेट किए। अब देखो, अब ये वाली 1 मोल के हिसाब से हम कर रहे हैं कि हमारा आंसर आएगा, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा। बट इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एक्चुअल के अंदर आई, ठीक है ना। इसलिए वॉन्टो फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है। तो आई का मीनिंग होता है हमारे पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टेड का क्या मीनिंग हुआ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा, बट एक्चुअली ऑब्जर्व किसके अकॉर्डिंग हुआ, 2 मोल के अंदर। अब इस आई को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वॉन्टो फैक्टर। इस आई को क्या बोलते हैं, वॉन्टो फैक्टर। अब आप सोचोगे जब एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आई का बहुत कम रोल है। क्यों, क्योंकि उस कंपाउंड उसमें जो आपको क्वेश्चंस लिए होते हैं 11th-12th के अंदर, उसमें आप ग्लूकोज के एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है ना, यूरिया का एग्जाम्पल लेते हो, ठीक। वो सारे एग्जाम्पल्स बेसिकली क्या होते हैं, उनके केस में आई इज इक्वल टू 1 होता है, वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो जो आपको बुक के अंदर क्वेश्चन होते हैं उसमें आई का यूज़ नहीं होता। बट क्योंकि हम कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें आई का प्रॉपर यूज़ आना चाहिए, ठीक है ना। तो वॉन्टो फैक्टर बेसिकली क्या काउंटर करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द सोल्यूशन, ठीक है ना। उसको कौन काउंटर करता है, हमारे पास वॉन्टो फैक्टर। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे पास टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, पहले जो हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, दूसरी पढ़ेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी से। थर्ड होती है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो हमारे पास फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डेट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज़ होता है। जैसे हमारे पास पहली रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है तो इसके अंदर मोल फ्रैक्शन का यूज़ होगा। जो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसके अंदर मोलैलिटी का यूज़ होगा, मोलैलिटी। जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें भी मोलैलिटी का यूज़ होगा। ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसमें मोलैरिटी का यूज़ होगा। तो जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी, ठीक है, वो हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। इसलिए हमें सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा एक होता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को अच्छे से हम पढ़ेंगे। और राउल्ट्स लॉ में कुछ डेविएशन आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करते तो उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन आ जाते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, उसके बेसिस के ऊपर भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो मतलब हर एक टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ईजी होता है। अगर हम वॉन्टो फैक्टर को अच्छे से सीख लें तो कुछ क्वेश्चन हमारे विद इन सेकेंड्स भी हो जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है वॉन्टो फैक्टर। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन
3 फैक्टर्स, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ होती है सोल्यूशन की 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है मेनली, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं बट जो मेन फैक्टर होते हैं, पहला होता है टाइप ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट से कैसे, मतलब जिसके अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसका यूज़ देखो। जैसे अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता होगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर इसको मैंने पानी के अंदर डाला तो ये बेसिकली आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, CH3CO- एंड H+, ठीक है। डिसोशिएट हो गया, चलो सपोज करो। बट अगर मैं इसी एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाल दूं, बेंजीन आपको पता है ना एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बेंजीन क्या होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जिनको नहीं आइडिया वो एक बार याद कर लो कि जो बेंजीन होता है हमारे पास किस तरह का सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो जब मैं इसको बेंजीन के अंदर डालता हूँ तो बेसिकली डाइमराइजेशन हो जाता है। डाइमराइजेशन का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास CH3COOH है उसका डाइमर बन जाता है। मतलब इसकी 2 यूनिट्स क्या होती हैं, आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। कैसे होती है एक और मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एसिटिक एसिड का। तो अगर इसकी मैं दूसरी यूनिट बनाऊं तो दूसरी यूनिट को मैं इस तरह से बना सकता हूं, ठीक है। आप सभी को कुछ एक टर्म सुनी होगी आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब जो हमारा हाइड्रोजन है किसके साथ अटैच होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वहाँ पे क्या होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या बना लेता है, डाइमर बना लेते हैं। मतलब सॉल्वेंट चेंज करने से, ऊपर वाटर था तो आयनाइजेशन हो गया, नीचे सॉल्वेंट हमने नॉन पोलर ले लिया मतलब बेंजीन ले लिया, तो उसके केस में क्या बन जाता है, डाइमर बन जाता है। तो डाइमर सॉल्वेंट के चेंज करने से हमारे पास जो हमारा सल्यूट है वो बेसिकली चेंज हो गया। यहाँ पे उसका मोलर मास था कितना, आप कैलकुलेट कर लेना 60, बट जो हमें आंसर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे 120। तो जो हमारा आंसर है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, 120 के अकॉर्डिंग आएगा। तो मतलब सॉल्वेंट चेंज करने से हमारी जो प्रॉपर्टी है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर होता है हमारे पास टाइप ऑफ सल्यूट। हमारे पास सल्यूट कैसा है, ठीक है। देखो कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एक होता है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, हमारे पास जो डिसोशिएट करते हैं आयंस के अंदर, जैसे NaCl है तो NaCl किसके अंदर ब्रेक करेगा, Na+ एंड Cl-। जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब हो गया, विच हैज़ टेंडेंसी टू ब्रेक इनटू आयंस, ठीक है। जो आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमारे पास और भी HCl ले लो तो ये H+ + Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लें, जैसे हम ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये तो अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होता, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक यूरिया ले लो, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C+O NH2। तो ये भी क्या होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होता। मतलब सल्यूट चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है ना। वो कैसे होगी वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो फैक्टर होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट या इसी को हम बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, कि कितने पार्टिकल्स हैं सल्यूट के। और इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे पास किसी सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है वो मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सल्यूट, या उसी को बोल सकते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, जितने भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो एक फैक्टर से लिंक होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉन्टो फैक्टर। वॉन्टो फैक्टर क्या देखता है कि एक्चुअल में कितने
पार्टिकल्स हैं जो सल्यूट के, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी हम सीखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, कैलकुलेशन ऑफ वाटर फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ वांट हॉफ फैक्टर आई, ठीक है ना। आई की हेल्प से हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन मेरिटोरियस लेक्चरर के अंदर भी आए हुए हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन में हम 3 केस डिस्कस करते हैं। जो पहला केस होता है हमारे पास, दैट इज केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, जब भी कोई चीज़ डिसोशिएट करती है, मतलब जैसे HCl है तो किसके अंदर डिसोशिएट कर रहा है, H प्लस प्लस Cl-। ठीक है, मतलब A का आयन था, अगर इसका 1 मोल था सपोज इनिशियली, तो इसके बाद में कितने होंगे, 2 मोल्स होंगे। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन आयंस के अंदर क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहे हैं। तो इसमें पार्टिकल्स क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो रहे हैं, 1 से 2 पार्टिकल हो रहे हैं। तो इस केस में जो वांट ऑफ फैक्टर है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब वो ना तो डिसोशिएट होते हैं ना एसोशिएट होते हैं। तो उनके लिए तो हम पढ़ेंगे आई का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तीसरा केस हम पढ़ेंगे एसोसिएशन का। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना दें, तो उस केस में पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। जब 2 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना दें, इस तरह से 2 ने 1 बनाया, तो उस केस में पार्टिकल्स कम हो गए, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए डिसोसिएशन के केस में आई का क्या वैल्यू हुआ, तो वहाँ पे आपको टिक करना है ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। अब इसी केस को हम इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में हमारे पास क्या होगा, सपोज हमारे पास कोई ए सब्सटेंस है, ठीक है, वो NB के अंदर डिसोशिएट हो गया, मतलब 1 से कितना बना, N बना, और N क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है आई का फॉर्मूला, वो आपको याद रखना है 1 प्लस N-1 इंटू एक्स, या अल्फा लिख लो उसको, अल्फा। ठीक है ना। तो वांट ऑफ फैक्टर का क्या पहला फॉर्मूला याद होगा आपको, आई इज इक्वल टू 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा। ठीक है, आई तो पता है आपको क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर, N क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और अल्फा क्या होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इन टर्म्स का क्या मीनिंग है वो सब हम क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। पहले आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो इसमें भी हम केस 1 देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं पहले वो समझो आप। कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब होता है, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो आप यहाँ पे, जैसे मैंने NaCl लिया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये Na प्लस Cl- के अंदर ब्रेक होगा। तो यहाँ पे अगर इसका 1 मोल लिया मैंने, तो इसका भी 1 मोल मिलेगा और इसका भी 1 मोल मिलेगा। तो बेसिकली जितना मोल हमारे पास रिएक्टेंट का था उतना ही आयंस का था। बट दूसरा केस देखो, तो यहाँ पे कितना डिसोसिएशन हुआ, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, तो यहाँ पे अल्फा कितना होगा, 1 होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, 100% डिसोसिएशन। तो अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ एसिटिक एसिड का, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, CH3CO- प्लस H प्लस। अगर सपोज करो इसका मैंने 1 मोल लिया था, तो अगर इसका 0.1 मोल मिला, मतलब सिर्फ 10% ही क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, तो इस केस में अल्फा कितना होगा, 0.1, और हम बोल सकते हैं इसको 10% डिसोसिएशन। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो तो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली टूट जाते हैं, तो उस केस में अल्फा इक्वल टू 1 होता है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लाइक एसिटिक एसिड, वो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाते। जैसे अगर इसका 1 मोल है तो इसका 0.1 मोल ही हमें मिल रहा है, तो इस केस में अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1, या इसी को हम बोल सकते हैं 10% डिसोसिएशन हुआ। तो अब दोनों केस डिस्कस करने हैं।
पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आते हैं पहले वो देख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स। ठीक, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये वैसे आयनिक का पार्ट होता है, बट थोड़ा बहुत मुझे आइडिया आपको यहीं पे देना पड़ेगा। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, जो H+ देते हैं, गिव H+, लाइक आपके पास HNO3। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अलावा HCl, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो OH देते हैं, गिव OH-, लाइक NaOH हो गया, KOH हो गया। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है ऑल सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनते हैं, कटायन और अनायन से, लाइक NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, K2SO4 हो गया, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए केस में अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको करवाता हूँ। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला था I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो I किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + n-1। ठीक है ना, या इसी को हम लिख सकते हैं I = 1 + n-1, 1 से 1 कट जाएगा, I किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जितने हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही क्या होगा, वॉन्टो फैक्टर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास HCl है, HCl मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका I का वैल्यू कितना होगा। तो HCl कैसे ब्रेक होता है, H+Cl-, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, तो इसका I भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए H2SO4। ठीक है, H2SO4 कैसे ब्रेक होता है, 2H+ + SO4 2-, तो इस केस में 3 पार्टिकल्स बने, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो n का वैल्यू कितना होगा 3, और I का वैल्यू भी कितना हो जाएगा इस केस में 3 हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस। ठीक है, ये कैसे ब्रेक होगा, बेरियम +2 + 2OH-, तो इसमें भी नंबर ऑफ आयन्स कितने बने हैं, 3, तो इसमें भी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास K2SO4। ठीक है, ये कैसे डिसोशिएट होगा, 2K+ + SO4 -2, तो इस केस में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए K4FeCN6। ठीक है ना, अब इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसकी डिसोसिएशन कैसे करनी होती है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होता, मतलब जो बाहर वाला पार्ट है वही क्या होगा, ब्रेक होगा। मतलब 4K+ + FeCN6, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -4 चार्ज आ जाएगा, तो इस केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो I भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमने देखा वॉन्टो फैक्टर का कैलकुलेशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस के ऊपर आपके इस साल का जो अपना मेरिटोरियस का क्वेश्चन था उससे आया था लेक्चर कैडर के अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस है वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस, इसमें आपका मास्टर कैडर 2022 के अंदर आया था, इसके बेस क्वेश्चन। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी लेस देन 1, मतलब जैसे हमने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था, तो ये डिसोशिएट तो हो रहा था, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n की वैल्यू तो यहाँ पे भी 2 बन रही है, बट अगर इसका हम 1 मोल ले रहे थे, तो अगर इसका सपोज करो 0.1 मोल ही मिल रहा है हमें, तो मतलब कंप्लीटली तो आयंस के अंदर नहीं ब्रेक हो रहे, तो इसमें अल्फा क्या होता था, लेस देन 1 होता था। तो इस केस में हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। अब अल्फा या तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है ना, या आपको I गिवन होगा, कुछ भी एक अननोन फैक्टर दिया होगा जिससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक, कैलकुलेट I फॉर एसिटिक एसिड इफ इट 10% डिसोशिएट और आयनाइज।
डिसोशिएट और आयनाइज, ठीक है, जहाँ अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है या डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अब 10% का क्या मतलब हुआ, आई की, ठीक, 10% का क्या मतलब हुआ, हमने फाइंड आउट करना है आई, तो हमें आई का फॉर्मूला तो पता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो एसिटिक एसिड कैसे डिसोशिएट होता है, CH3 COH विल डिसोशिएट इंटू CH3CO- प्लस H+, ठीक है ना। अब 10% डिसोशिएट का मतलब है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.1, अल्फा कितना होगा हमारे पास 0.1, क्योंकि देखो जब हम 1 से देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, अगर 100 से देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। तो हमने फ्रैक्शन के अंदर लेना होता है, अगर 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा 1 होता है, अगर 10% डिसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.1। अगर सपोज करो आपको दिया होता 25% डिसोसिएशन, तो उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास 0.25, सिंपल, ठीक है ना। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी दी है हमें 0.1, और एन कितना होगा, एन तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं मतलब 2, तो पुट करेंगे वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 + n-1, 2 - 1 इंटू अल्फा 0.1, तो आई कितना आ जाएगा 1 + 0.1, डेट इज आई कितना आ जाएगा 1.1। तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन जो आई का वैल्यू कहाँ से ग्रेटर देन 1 होगा। तो जो मैंने यहाँ पे भी केस डिस्कस किए थे सभी में आई क्या था ग्रेटर देन 1 था, मतलब डिसोसिएशन के केस में जो आई है वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, सपोज करूँ यही वाला मान लेता हूँ, K4FeCN6 इज 90% आयनाइज, फाइंड अल्फा, सॉरी फाइंड आई, ठीक है ना। आई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब पीछे आप बोलोगे इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये 90% आयनाइज नहीं दिया हुआ, मतलब आपको परसेंटेज आयनाइजेशन नहीं दिया हुआ, तो उसका हम मान के चलेंगे कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। बट अगर आई आपको मेंशन है कि कितना हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमने उतनी वैल्यू ही कंसीडर करनी है। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा अल्फा कितना होगा 0.9, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो अगर हम इसका डिसोसिएशन करें K4FeCN6, ठीक है, ये डिसोशिएट होगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी 1 + 5 - 1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा 0.9, तो i कितना आ जाएगा 1 + 4 इंटू 0.9, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 + 3.6, तो यहाँ पे i का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पहला केस कंप्लीट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, डिसोसिएशन का केस। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, वो हमने क्वेश्चन के थ्रू भी देख लिया। अगर आपको आयनाइजेशन दी हुई है 90% आयनाइजेशन, तो उसको आपको फ्रैक्शन में कितना लेना है 100 से डिवाइड करके, मतलब 0.9 ले लेना है, ठीक है ना। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को वॉन्टो फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया होगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको परसेंटेज ये नहीं दिया आयनाइजेशन, तो आपको उसको कंप्लीटली डिसोशिएट कर देना 100% मानकर, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब होता है, जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होते, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब अपने आयंस के अंदर ब्रेक ही नहीं हो रहे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है 0 होता है। तो फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा, तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपकी 11th-12th में जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको, वो बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के करवाए जाते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और उस केस में आई कितना होगा हमारे पास 1 होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी यूरिया ग्लूकोज ऐसा दिख जाए, ठीक है, तो आपको आई कितना मान लेना है 1 मान लेना है, ठीक है। तो जो मोस्टली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मोस्टली, ठीक है ना। जैसे ये वाला एग्जांपल तो आपको ध्यान रखना है, यूरिया का हो गया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है ना। ये तीनों एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। लास्ट केस हमारा बनता है एसोसिएशन का, तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, एसोसिएशन के केस में, ठीक है। एसोसिएशन का क्या मतलब है, मेरे पास दो मॉलिक्यूल थे, उनसे एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, 2A कंबाइन करके A2 बना रहे हैं। देखो अब यहाँ पे 2A के मॉलिक्यूल जुड़ के एक A2 का मॉलिक्यूल बना दिया, मतलब 2 से क्या बना, 1 बना। तो इस केस में बेसिकली हम क्या बोलेंगे, जब 2A से A2 बन गया तो इसको हम बोलेंगे डाइमर फॉर्मेशन। अगर हमारे पास 3A से A3 बन जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या, ट्राइमर। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, 3 मोल मिलके 1 बना रहे हैं, ठीक है, 3 से 1 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस केस में जो आई होता है वो क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है, जो वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर सपोज करो Na से हमारे पास An बन रहा है, तो N से क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, 1 से 1/n बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, सेम फॉर्मूला डिसोसिएशन वाला, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस था ना, यहाँ पे हमने कर देना है 1 माइनस n, सॉरी 1/n इंटू बीटा, ठीक है ना। बीटा कुछ नहीं है, जैसे अल्फा वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, बीटा यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का भी हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने एसिटिक एसिड को डाला किसके अंदर, ठीक है, बेंजीन के अंदर, ठीक है, बेंजीन हमने सॉल्वेंट लिया तो इसका डाइमराइजेशन हो जाता है, वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये ट्वाइस बन जाता है, मतलब इसके 2 से क्या बन गया, 1 बन गया। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एसोसिएशन हुआ है, इस केस में बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एसोसिएशन हुआ है, ठीक है ना। तो एसोसिएशन के केस में आई क्या होता है, लेस देन 1 होता है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू 1 प्लस n था वहाँ पे, यहाँ पे 1/n हो जाएगा, माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक। बीटा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब किस डिग्री से वो एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन के थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, फाइंड आई, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, आप बताना है इसका आंसर, ठीक है। डाइमराइज हो रहा है, मतलब इसके 2 यूनिट्स मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है ना। तो डाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू कितनी होगी, डाइमराइज का मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से डाइमराइज मतलब एसोसिएशन हो रहा है, तो 20% का क्या मतलब हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी दिया हमें, 0.2, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1/n 1/2 माइनस 1 इंटू 0.2, ठीक है ना। तो इस वाली वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ माइनस, ठीक है, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 0.9, ठीक है ना। तो विच इज़ लेस देन 1। तो एसोसिएशन के केस में बिकॉज 2 पार्टिकल्स जुड़ के 1 पार्टिकल बना रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो पार्टिकल्स कम होंगे तो वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बेसिकली अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट भी नहीं किया, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो एक फैक्टर यूज़ होता है वॉन्टो फैक्टर, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो बनता है डिसोसिएशन का, बिकॉज जो इस साल क्वेश्चन आया था डिसोसिएशन का, वो आपका मास्टर कैडर के अंदर वो डिसोसिएशन के केस से आया था, वो भी कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन से, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा टफ रहता है कैलकुलेटिव से। इसलिए जो इस साल क्वेश्चन आया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, मतलब 3 से 4 मिनट आपको आराम से लग जाते हैं अगर आप उसको कॉपी अपने विदाउट कैलकुलेटर करते, बट फिर भी अटैम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, बेसिकली काफ़ी सारा ऐसा पोर्शन होता है यहाँ पे हम टाइम सेव कर लेते हैं। तो ऐसे अगर 1-2 क्वेश्चन में हार्ड कैलकुलेशन आ जाती है तो वो जो हमने बाकी क्वेश्चन के अंदर टाइम बचाया होता है
उसको हम प्रॉपर यूज़ करके वो जो हमारे पास थोड़े बहुत हार्ड कैलकुलेशन होती हैं उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप एक बार इसको रिवाइज करना इस लेक्चर को, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को जो सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पहला लेक्चर है जिसके अंदर हमने मेनली वांट ऑफ फैक्टर को डिस्कस किया वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।